हमारे साथ कोमल सिंह हैं, जो कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र से अपनी हुंकार भर चुके हैं। तो आइए सीधा हम कोमल सिंह के पास चलेंगे और जानेंगे कि जब वो क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें किन किन तरह का परेशानी और समस्या जनताओं के द्वारा जो है वो सुनने को मिलता है। मैडम, सिटी पोस्ट लाइव में आपको स्वागत है। थैंक यू। किन किन परेशानियों को आपको, जब आप क्षेत्र में जा रही हैं अभी, जी, तो आपको देखने को मिल रहा है? जब क्षेत्र में जा रही हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मुझे सुनने को मिल रहा है कि 5 साल में कहीं ना कहीं जनता एक उम्मीद खो बैठी है। जनता की नज़र में, जनता के जहन में ये बात बैठ गई है कि जो नेता होते हैं, जो विधायक होते हैं, जब जीतते हैं, जीतने के बाद वो जनता के बीच नहीं आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता लॉजिक कि वो जनता के बीच क्यों नहीं जाते, क्योंकि जन है तो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि लोगों के बीच जाए, उनकी समस्याओं को देखे, पढ़ के, समझे और फिर उनके लिए आवाज़ उठाए। अगर आप लोगों के बीच जाइएगा नहीं तो उनकी समस्याओं से आप कैसे अवगत होइएगा। तो ये बहुत बड़ा एक लोगों के बीच ये बात बैठ गई है। उसके ऊपर से अगर आप बात करें 30 साल सरकार रही अलग भिन्न भिन्न पार्टियों की। 25 साल से वर्तमान विधायक जी जो है वो 25 साल वहाँ के विधायक रह चुके हैं। फिर भी देखने को मिलता है कि आज भी सड़क नहीं बन रखा है। सड़कों की समस्या है, पुल पुलिया की समस्या है। बिहार कब ये सड़क पुल पुलिया की समस्याओं से ऊपर उठेगा? मैं आपसे पूछती हूँ कि 7 निश्चय में एक ये भी था कि हर सड़क का पक्कीकरण होगा, क्यों नहीं हुआ है अभी तक? तो जब ये सब समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये सब एक मूल्य समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो बिहार कब उठकर शिक्षा पे बात करेगी, रोज़गार पे बात करेगी, युवाओं के स्किल को डेवलप करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पे बात करेगी? क्योंकि अभी भी लोग कहीं ना कहीं पुल पुलिया और सड़क में ही पिस के रह गए। उनको वो ही सुविधा नहीं मिल पा रहा है इतने सालों में। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज भी मेरा ऐसे जगहों पर जाना होता है। मैंने खुद नाव पर सवारी करके लोगों के बीच गई हूँ 21वीं सदी में। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आज भी लोगों को ये तकलीफ़। लोग अपने गांव जब जाती हूँ तो लोग ज़बरदस्ती कहते हैं आप चलिए मेरे सड़क पे, आप चल के देखिए कि हमको ये तकलीफ़ हो रहा है। बहुत ज़रूरी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आई है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। ये लूट खसोट बहुत ज़्यादा ब्लॉक लेवल पे होता है। लोग कहते हैं कि सरकार की जो भी योजना पास होती है, सरकार की योजनाएँ हम तक नहीं पहुँचती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार की योजनाएँ जनता के लिए होती है, जनता तक पहुँचना चाहिए। मैं लोगों के बीच जब जाती हूँ, लोग ये कहते हैं कि हम लोग को आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के जो संस्थापक हैं अब हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी। उन्होंने लोगों के लिए मुफ्त राशन का ये व्यवस्था कराया था छठ पूजा तक। लोग कह रहे हैं कि उनको राशन नहीं मिल रहा। तो ये सब व्यवस्था, किसी को तो मॉनिटरिंग करना होगा ना, किसी को अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। आई रियली वॉन्ट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चाहती हूँ कि मैं मॉनिटर करूँ, मैं अकाउंटेबिलिटी लूँ, मैं जवाबदेही, मैं जिम्मेदारी लूँ कि लोग किसी भी सरकार की योजना से वंचित ना रहे, लोगों तक वो योजनाएं पहुँचे। साथ ही साथ उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल, गायघाट में अस्पताल है, मुझे बताइए ICU की व्यवस्था नहीं है। अब आपातकालीन जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार वहाँ का स्थानीय विधायक होंगे। और कौन होंगे? विधायक जी होंगे। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। उनके पास वो अफसर है। अगर वो विधायक वहाँ के बनते हैं, मैं बनूँ, कोई भी बनता है, उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप विधानसभा में आवाज़ उठा सकते हैं। आज मैंने देखा गायघाट विधानसभा में ICU की व्यवस्था नहीं है। इमरजेंसी के समय में व्हेन समबडी नीड्स एन इमरजेंसी, वो मुजफ्फरपुर पटना तक जाने की कैपेबिलिटी में नहीं रहते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो व्यवस्था लाने, तो ये आवाज़ मैं उठा सकती हूँ ना। अगर मैं जीतती हूँ, मैं विधानसभा जाऊँगी, आई विल रेज माई वॉइस। मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाऊंगी। मैं व्यवस्था, ये चीज़ अपने जिम्मे लूँगी कि मैं व्यवस्था को गायघाट विधानसभा के अंतर्गत लेके आऊँ। तो जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार वहाँ का स्थानीय नेता होता है, जिम्मेवार वहाँ का स्थानीय विधायक होता है। और कहीं ना कहीं मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, हैरानी की बात ये, मैं आपको बता दूँ, मैंने नौकरी किया है 2 साल, टाटा कंपनी में जॉब कर रही थी। मैंने MBA कर रखा है, टाटा कंपनी में जॉब कर रही थी। जब हम जॉब करते हैं ना, हर साल हमारे परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है। हमें चेक किया जाता है कि हमने पूरे साल कैसा परफॉर्मेंस किया है। उस बेसिस पे हमारा प्रमोशन होता है। नहीं परफॉर्म करते हैं, बहुत लोगों को कंपनी निकाल भी देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिसके ऊपर आप इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी देते हैं, उन लोगों का परफॉर्मेंस चेक नहीं करते हैं। मैं बोलती हूँ 7 निश्चय योजना, 5 साल गायघाट विधानसभा के लोगों को वो योजना नहीं मिला है। लोगों को आज भी विकास गायघाट विधानसभा में नहीं दिख रहा है। पर किस बेसिस पे टिकट मिला?
क्यों नहीं लोगों के परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है? मैं खुद के लिए भी बोलती हूँ, आज अगर मैं जीतती हूँ, लोग मुझ पे विश्वास जताते हैं, चिराग पासवान जी ने मुझे मौका दिया, टिकट दिया, लेकिन अगर मैं 5 सालों में परफॉर्म नहीं करूँ, लोगों की उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरूँ, अकाउंटेबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करके दिखाऊंगी, तो ऑफ कोर्स मेरे परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए। दे शुड चेंज मी, फिर उनको किसी और को देना चाहिए अपॉर्चुनिटी। वाई, मतलब लोगों के परफॉर्मेंस को देख कर टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? वाई, अगर पॉलिटिक्स में भी ये होने लगे तो लोग डेवलपमेंट करने लगेंगे, लोग जिम्मेदारी लेने लगेंगे, लोग अकाउंटेबिलिटी लेने लगेंगे। ये बहुत ज़रूरी है रिव्यू करना। जनता का ऐसा मानना है कि वो आप जीत कर जाए या कोई और जीत कर जब भी जाता है तो सवाल यही जाकर जनता से चुनाव के वक्त में करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा, मैं आऊँगा तो वो कर दूंगा, लेकिन जैसे ही वो जीत कर जाते हैं और फिर 5 साल वो अपना दर्शन नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज के डेट में जब मैं गायघाट विधानसभा का दौरा कर रही हूँ बहुत सुनने को मिल रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, गर्व होता है। आई फील प्राउड ऑफ माई मॉम। मेरी मदर के बारे में आज लोगों के बीच जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि वर्तमान विधायक जी ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन हमको याद है वीणा देवी जी आई थी, हमको याद है वीणा देवी जी ने काम किया। आज भी गायघाट विधानसभा में जब आप घूमते होंगे, अधिकांश सड़कों पे आपको उनका नाम का शिलान्यास दिखेगा, पुल पुलिया पे उनके नाम का शिलान्यास दिखेगा, अनेकों समुदाय भवन पे उनके नाम का शिलान्यास दिखेगा। चाहे आप खेल कूद का स्टेडियम गायघाट विधानसभा में मेरी माता जी ने बनाया, अस्पताल का काम कराया, ऐसे अनेकों काम कराए, और लोग ये तक कह रहे हैं कि हमको याद है आपकी माता जी आई थी। आप खुद जाके अपना सर्वे कर लीजिए, अगर मेरी माता जी का नाम आपको उन लोगों के जुबान पे नहीं दिखेगा तो आप मुझे कहिएगा। लोग ये भी कहते हैं कि 2015 में मेरी माता जी चुनाव हार गई थी, 2017 में बाढ़ आया था, और उस बाढ़ में लोग ये कहते हैं हमें याद है कि आपकी माताजी हमारे बीच आई थी, हमें व्यवस्था दिया था, हमें कपड़ा खाने पीने की व्यवस्था दी थी, वर्तमान विधायक जी नहीं आए थे। तो आई फील प्राउड, और मैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहती हूँ। जो जितना मेरी माताजी ने लोगों को किया, मैं लोगों को यही बोल रही हूँ कि मैं उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पूरे निष्ठा, ईमानदारी और कर्मठता के साथ, मैंने यूं ही जॉब नहीं सोचा। मैंने जॉब छोड़ने से पहले एक बार ज़रूर सोचा, जब 2019 के चुनाव में आई थी, बिहार की परिस्थिति को देखा कि आज भी लोग बिहार से बाहर जाते हैं, रोज़गार हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा हो, लोग बिहार के बाहर जा रहे हैं। मुझे जाना पड़ा, बहुत छोटी सी उम्र में जाना पड़ा शिक्षा के लिए। बहुत उसके बाद जब बड़ी हो गई तो रोज़गार के लिए रुकना पड़ा। और आज भी कोरोना वायरस महामारी में, ये मैं नहीं कह रही, आप मीडिया वाले ने ही कवर किया था, मैंने आपके न्यूज़ के माध्यम से देखा था, लाखों की तादाद में बिहारी वापस पैदल चल के आ रहे थे, कोई सवारी उनको नहीं दे रहा था, भूखे पेट आ रहे थे। क्यों? और आज आप तमाम लोग जानते हैं कि वही बाहर के अन्य राज्य के लोग बिहारियों को प्लेन की टिकट दे रहे हैं, ट्रेन की टिकट दे रहे हैं, बस सुविधाएं दे रहे हैं, और वापस अपने राज्य बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा मेहनती कोई होता है तो बिहारी होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो इस देश में अगर अन्य राज्य के सामने किसी का सर झुकता है तो बिहारियों का झुकता है। तो मैडम, फिर इस सारे चीज़ का जो जिम्मेवार कौन होगा? ये तो फिर तो सवाल पे, सरकार पे ही तो सवाल खड़ा हो रहा है ना। बिल्कुल, गवर्नमेंट पे ही सवाल उठेगा, और किस पे उठेगा? व्यवस्था, ये तो ओवरऑल अगर बिहार की बात करें गवर्नमेंट पे उठेगा सवाल। अगर आप गायघाट विधानसभा की बात करें तो गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ के स्थानीय विधायक जी पे भी उठेगा सवाल। गवर्नमेंट के जो विधायक होते हैं वो उनके सिपाही होते हैं, तो वो वही सुनिश्चित करेंगे ना कि गवर्नमेंट जो वादा करते हैं, विकास की बात करते हैं, चाहे 7 निश्चय योजना, एक 5 साल पहले बोला गया था हमें 7 निश्चय योजना के बारे में, सारी विकास, नल जल योजना से लेकर नली गली, इन सब के बारे में जो बात कहा गया था, अगर आज ये धरातल पे नहीं है, अगर ये गायघाट विधानसभा में देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये उनके सिपाही की जिम्मेदारी थी ना, वर्तमान विधायक जी की जिम्मेदारी थी। और अगर उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, जब उन्होंने 7 निश्चय की जिम्मेदारी नहीं उठाई, तो 7 निश्चय .2 की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? तो ये चीज़ क्यों नहीं देखा गवर्नमेंट में टिकट देने से पहले? जी, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा हैं जी। आप जो है 11 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा युवा प्रत्याशी हैं जी। तो आप जब क्षेत्र में जाती हैं तो आपको युवाओं का जो एक बेरोजगारी का जो एक वातावरण बना हुआ है पूरे बिहार और भारत में, उस पर आपका क्या आकलन है? साफ देखने को मिल रहा है पलायन के शिकार बिहारी थे, ये सबको दिखने को मिला। लाखों के तादाद जो लौट रहे थे वो पलायन के तो शिकार थे। और रोज़गार के ऊपर काम करने के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पे भी काम करने की आवश्यकता है, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा। युवाओं के स्किल्स को डेवलप करने का, उनकी योग्यता को बढ़ाने का।
ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार ने तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट योजना भी लाई थी। जी बिल्कुल, लेकिन वही फ़र्क पड़ जा रहा है कि सरकार चाहे केंद्र और सरकार, आपकी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार के साथ वो बिल्कुल मेरी पार्टी केंद्र सरकार के साथ है। और जो मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोलते हैं कि उनके मन में नरेंद्र मोदी जी बसते हैं, वो उन्हीं के मन में नहीं बसते, मुझे लगता है अधिकांश युवाओं के मन में बसते हैं। मुझे भी अगर कोई प्रेरणा देते हैं ना, मुझे प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हो, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और मैं आपको बताऊं, 2019 के चुनाव में 15 दिन की छुट्टी लेकर आई थी और अपना योगदान इसी जोश के साथ दे रही थी कि किसी भी कीमत में वो प्रधानमंत्री जी बने। और हमारा उनके साथ सरकार है। लेकिन मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, सरकार जो भी योजना लेकर आती है, उनके सिपाही होते हैं, वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, सुनिश्चित उनका करना है काम, देखना उनका है काम कि सरकार जो उनकी योजना पास कर रही है वो धरातल तक लोगों तक मिले। बहुत मायने रखता है क्षेत्रीय नेता कौन है, ये बहुत मायने रखता है। और ये बात अब लोगों को समझने की बात है। मैं जनता को यही बोलती हूँ, लोगों को यही बोलती हूँ कि जो बदलाव का नींव होता है ना, बदलाव का जो जड़ होता है वो जनता होते हैं। बदलाव जनता ला सकती है, वो उनकी मत बदलेगी, अपना मतदान बदलेंगे, वो अगर सही चुनाव करेंगे, सही कैंडिडेट को चुनेंगे तो अपने आप उनको अपने क्षेत्र में बदलाव दिखेगा। तो बदलाव की शुरुआत जनता कर सकते हैं, मौका देके सही उम्मीदवार को। आरजेडी की ओर से निरंजन राय जी हैं और जदयू से तत्कालीन विधायक महेश्वर यादव जी हैं। आप जब फील्ड में निकलते हैं तो कहीं चुनौती आपको झेलने को मिल रहा है? जब मैं फील्ड में निकल रही हूँ, सही मायने में मैं बोल रही हूँ कि पब्लिक मेरे बारे में, इन दोनों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करे। जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं उनके बारे में लोग नहीं बात कर रहे, जो करंट जेडीयू के कैंडिडेट हैं लोग उनके बारे में बोल रहे हैं, लोग उनके बारे में आक्रोशित होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने काम नहीं किया तो जनता को दिख रहा है, लोग बात कर रहे हैं। आरजेडी के बारे में लोग कमेंट कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि 15 साल हमने आरजेडी की भी सरकार देख ली, 15 साल हमने नीतीश जी की भी सरकार देख ली और हम दोनों सरकारों से खुश नहीं है क्योंकि दोनों ने काम नहीं किया है। बिहार बहुत पीछे चल रहा है अन्य राज्य में। मतलब आज भी मैं आपको बोला ना, आज भी अगर हम सड़क के पक्कीकरण की बात कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार कितना पीछे चल रहा है। हम जब अभी तक पक्कीकरण पे ही बात कर रहे हैं, सड़कों की, नली गली पे ही बात कर रहे हैं, तो हम शिक्षा पे कब बात करेंगे? हम स्वास्थ्य की अच्छी से अच्छी व्यवस्था पे कब बात करेंगे? हम रोज़गार पे कब बात करेंगे? तो लोग अब कुछ नया चाहती है, लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित, बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है, लोग चाह रही है। चिराग पासवान जी को लोग बहुत चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि लोजपा अब आगे बढ़े। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, शायद किसी ने ये बात नहीं उठाई, मुझे नहीं पता क्यों नहीं उठाई। आज लोगों के बीच जा रही हूँ, मैं लोगों को कह रही हूँ, कोरोना वायरस महामारी आई, स्कूल्स बंद हुए, निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस हुआ, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं व्यवस्था थी ऑनलाइन क्लासेस की? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य नहीं होता? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के बच्चों का अगले साल फरवरी में 10वीं और 12वीं का परीक्षा नहीं होगा? 10वीं का परीक्षा और 12वीं का मैट्रिक और इंटर कहते हैं जिसको हम लोग, वो कितना महत्वपूर्ण है ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तमाम लोग जानते हैं। वो आगे नौकरी में भी काम आता है। सरकार तो देख रही है कि वहाँ पे तो गरीब के बच्चे जाकर पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे अगर शिक्षित अगर हो जाए तो फिर सवाल वो अपने विधायक से, अपने प्रतिनिधि से, सरकार से वो सवाल करना फिर शुरू कर देंगे। चाह रहे हैं कि युवा के नाते बोल रही हूँ, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम, और मेरा सोच अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। मैंने कहा ना, मेरी विचारधारा मेरे पार्टी से बहुत मिलती है, युवा चिराग पासवान जी से बहुत मिलती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से बहुत मिलती है। मैंने लोकसभा चुनाव में देखा था, जब आप लोग, तमाम लोग इसके साक्षी हैं, जब हम लोकसभा का चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी मैदान में खड़े थे और उनको पीएम बनाने की बात हुई थी, तो वो 5 सालों में क्या काम किए थे इसकी सूची हम गिनवा रहे थे, इसकी सूची पे बात कर रहे थे। हमें समय नहीं मिल रहा था कि हम विपक्षी के ऊपर बात करें कि उन्होंने क्या नहीं किया, क्योंकि हमने इतना कुछ कर रखा था 5 सालों में, मोदी जी ने इतना कुछ कर रखा था कि हम अब उनके कामों को लोगों को बता रहे थे, कामों के बारे में। तो अब हम भी चाहते हैं कि जो भी सरकार हो वो कुछ करे और वो अपने कामों को गिनाए। कब तक हम इसी मुद्दे पे लड़ते रहेंगे? 15 साल पहले जंगल राज था, हम जंगल राज ख़त्म किए, ठीक है आप ख़त्म कर दिए। 15 साल पहले आप आए, आप ख़त्म कर दिए। अब 15 साल बाद, 15 साल में आप क्या किया? आप इस पर फोकस करिए, आप इस पर बात करिए, हमको इसके लिए जागरूक करिए, हमको बताइए आप क्या किए। मैं भी आज लोगों को कह रही हूँ कि जब मैं लोगों के पास अपनी माता जी के कामों को रखती हूँ, अपने विचार आपके समक्ष रखती हूँ, लेकिन 5 साल बाद जब आऊँगी तो मैं दूसरे के कामों का बुराई नहीं करूँगी।
मेरे पास अपना खुद का किया हुआ इतना होना चाहिए, अपना इतना काम मेरे को करके रखना चाहिए, क्षेत्र में इतना विकास करके रखना चाहिए कि जब 5 साल बाद आऊँगी तो मैं अपने कामों की सूची लेकर आऊँगी, अपने कामों के बारे में आपको अवगत कराऊँगी। मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए, मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं इतना काम करूँ और मैं जनता को अपने कामों को आगे रखूँ, क्यों किसी और के बारे में बात करूँ। मेरे अपना इतना काम होना चाहिए कि मुझे समय नहीं मिलना चाहिए कि दूसरों की मैं बुराई करूँ। मैं ये लक्ष्य के साथ आगे बढ़ती हूँ। क्या अब 2020 विधानसभा चुनाव में जी, इस बार मोदी वेव है क्या? मोदी जी की विचारधारा का वेव है। लोग मोदी जी की विचारधारा के साथ जा रहे हैं और लोग चाहते हैं कि मोदी जी आगे बढ़कर, भाजपा आगे बढ़कर अब लीड करे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी देश को लीड कर रहे हैं और देश हित में काम कर रहे हैं, लोग चाहते हैं मोदी जी बिहार को भी लीड करें। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हमारा चेहरा नीतीश कुमार है। मोदी जी अगर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दीजिए। मोदी जी, अगर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बोला, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला है, ठीक है, उस बात का हम सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव ख़त्म हो जाने दीजिए। हम चाहते हैं कि मोदी जी लीड करें। मोदी जी चाहते हैं, उन्होंने बोल दिया, पर हम भी कुछ चाहते हैं। हम युवा हैं, हम अपनी मन की बात रख रहे हैं, हम तहे दिल से चाहते हैं। हम अनुरोध करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि जिस तरीके से आप देश के हित में काम कर रहे हैं, आप देश को आगे लेके चल रहे हैं, बिहार बहुत पीछे चल रहा है, ऐसा ना हो कि देश मेरा आगे चले जाए और उस देश में मेरा बिहार पीछे छूट जाए। प्लीज़ आप मेरे बिहार को भी लीड करिए और उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, उस रफ्तार से बिहार को भी आगे लेके जाइए। आपने MBA किया है, अपने बहुत मतलब बाहर जाकर अच्छे शिक्षण संस्थान से आपने शिक्षा ग्रहण किया है, तो ये आप मुझे बताएं संक्षेप में कि दर्शक ये समझ सके कि कोमल सिंह ने कहाँ तक पढ़ाई की है और किस किस संस्थान से पढ़ाई की है। जी, जैसे मैंने बताया, बहुत छोटी सी, लगभग क्लास 5th में थी, 5वीं कक्षा में थी, तब मैं बिहार से बाहर चली गई अच्छी शिक्षा के लिए। आपको पता था यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी अभी भी नहीं है, खैर। तो मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई होप टाउन गर्ल्स स्कूल, जो देहरादून में है, गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स स्कूल है, वहाँ से की। फिर मैंने अपना 11th और 12th दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम से किया। फिर मैंने अपना स्नातक ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। और फिर मैंने MBA किया उसके बाद, और मैंने MBA किया है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से, जो पुणे में है। और MBA के दौरान भी मैंने ITC लिमिटेड में इंटर्नशिप किया है, ONGC में इंटर्नशिप किया है, टाटा केमिकल्स में इंटर्नशिप किया है। और MBA करने के बाद कैंपस में ही इंटरव्यू होती है, कंपनीज आती है। मेरा सिलेक्शन हो गया था टाटा कंपनी में। मैं टाटा कंपनी में जॉब कर रही थी, 1 साल नोएडा में पोस्टेड थी और 1 साल बैंगलोर में, 2 साल नौकरी की हूँ। पिछले साल नौकरी छोड़ी और त्याग पत्र पे साइन करने समय बस एक बात सोची थी, एक बात दिल में आई थी कि शायद अगर मेरे एक जन के मुझे मेरे एक नौकरी छोड़ने से अगर मैं लाखों को नौकरी दिला सकूंगी, तो कुर्बान है मेरी वो एक नौकरी बिहारियों के नाम। क्या आपको लगता है कि आप एक प्राइवेट कंपनी में, MNC कंपनी में जॉब कर रही थी, काफ़ी अच्छा आप एक लाइफ वहाँ पे जी रही होंगी, आप उस लाइफ को छोड़कर और आपने राजनीति में कदम अपना रख दिया? मैंने लाइफ को छोड़कर डायरेक्टली इलेक्शन नहीं लड़ रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 2019 में लोकसभा चुनाव मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना मतलब आप डिफरेंस महसूस कर रहे हैं। 2019 में मैंने नौकरी छोड़ा और लगभग 2019 से अभी तक 1.5-2 साल हो गया, 1.5 साल पौने 2 साल हो गया, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तत्पर हूँ और अब चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मुझे बस एक ही लक्ष्य है कि मेरे को अब नहीं चाहिए कि मेरे बिहार का सम्मान झुके। मैं भी जब इतने वर्षों तक बिहार के बाहर रही हूँ ना, और जब बिहार के परिस्थितियों पे चर्चा होती है और हम अन्य राज्य के छात्र और छात्राओं के साथ बैठते थे, और जब बिहार के ऊपर चर्चा होती थी, बिहार के परिस्थितियों के ऊपर, तो वो सब छात्र छात्राएं अपने बीच बैठा एक बिहारी को पॉइंट आउट करके बोलता था कि यार तुम बिहारी हो, तुम बिहार के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो। तो अगर MNC छोड़ के लोगों के लिए आई हूँ और लोगों के लिए काम करने जा रही हूँ, और मैंने कहा ना, अगर एक नौकरी छोड़ने से लाखों को नौकरी दे सकूं, लाखों के ज़िंदगी को मैं संवार सकूं, तमाम बच्चों के भविष्य को सजा सकूं, उनके भविष्य को उज्जवल कर सकूं, तो कुर्बान है मेरी वो एक नौकरी। मैं चाहूँगी कि आगे और भी बिहारियों को, मुझ जैसे और भी बिहारियों को जो बिहार के बाहर अच्छी शिक्षा ले चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को भी आना चाहिए, अपने बिहार में अब योगदान देना चाहिए कि हम बिहार को कैसे ऊपर लेके जाए। और मैं बहुत लगन के साथ और ईमानदारी के साथ काम करना चाहती हूँ, और मेरा एक संकल्प है और मुझे लगता है मैं पूरा कर लूँगी। पता है, नियत होनी चाहिए। अगर किसी की नियत है ना, मेरी नियत साफ़ है और मुझे लगता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल।
तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक लक्ष्य लेके, संकल्प लेके आगे बढ़ रही हूँ कि मैं गायघाट विधानसभा, मैं ये बोलती हूँ लोगों को, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कि पूरे बिहार में अगर विकास की चर्चा होगी ना, तो गायघाट विधानसभा एक रोल मॉडल के रूप में उभर के आएगा, एक मिसाल के तौर पे उभर के आएगा और नंबर 1 रहेगा। और मैं इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हूँ। जनता मुझे एक मौका दे और ये 5 सालों में मैं करके दिखाऊंगी। और मैं लोगों को खुले में बोलती हूँ कि अगर मैं 5 सालों में काम नहीं करी ना, मैं दोबारा आपके बीच नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं कुर्सी पर बैठने नहीं आई हूँ, मैं लोगों को कुर्सी पर बैठाने आई हूँ। मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने आई हूँ, मैं युवाओं को रोज़गार दिलवाने आई हूँ, मैं लोगों के लिए आई हूँ, लोगों को कुर्सी। मेरी जीत नहीं होगी, मेरी जीत लोगों की जीत होगी। बस इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही हूँ। युवा होने के नाते युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? युवाओं को बस ये संदेश दे रही हूँ कि हम बिहार के बाहर होते हैं, भाई बहनों को बोलना चाहूँगी, तो हमें लोग एक ही नाम से पुकारते हैं, बिहारी। हमें कोई हमारा जात नहीं पूछता, हमसे हमारा कोई धर्म नहीं पूछता, हमसे ये नहीं पूछता हम किस ज़िले के हैं। उसी प्रकार से आप लोग जात पात धर्म हर चीज़ों से ऊपर उठकर आप सिर्फ अपना मत, अपनों का मत बिहारियों के नाम पे दिलवाइए, बिहारियों के भविष्य के नाम पे दिलवाइए। अपने भविष्य, अपने बच्चों, अपने भाई बहन, अपने बुजुर्ग, अपने लोगों के भविष्य के नाम पे दिलवाइए और दीजिए। मैं यही बोलना चाहूँगी। मैं युवा साथी को ये भी बोलना चाहूँगी, 3 साल में ग्रेजुएशन होता है, 3 साल में स्नातक होता है। बिहार में आपको 5 से 6 साल लग जाता है। आपका 3 साल यहीं पे बर्बाद हो जाता है, आप 3 साल यहीं पे पीछे चले जाते हैं। वक्त नहीं है अब पीछे जाने का, वक्त है अब आगे चलने का। और ऐसा वक्त आ गया है कि अब बिहार के बच्चे अन्य राज्यों की तुलना सबसे आगे चलेंगे। हम लोग को उठने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है और लड़ने की ज़रूरत है। आपकी बहन क्षेत्र में उतर गई है, मेरा साथ दीजिए, ताकि मैं आप लोग के आगे नहीं चलना चाहती हूँ, कदम से कदम मिला के आपके साथ चलूँगी। और वादा करती हूँ आप लोग का सर ऊंचा करके दिखाऊंगी, और हर व्यवस्था से, जिन चीज़ों से आपको वंचित किया जा रहा है, वो हर व्यवस्था आपके कदमों में रखने का मैं काम करूँगी। बस एक मौका दीजिए और मेरे पे विश्वास जताइए। उस विश्वास का सम्मान करना मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत सिटी पोस्ट लाइव में आपका धन्यवाद। थैंक यू।